नमस्कार दोस्तों, हिंदी मस्ती चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और देखिए, हम लोग जो है कि बहुत दिन बाद एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। किसी कारणवश समय का अभाव था और तमाम तरह की वैकेंसी आ रही हैं। इसके उपलक्ष्य में हम जो है अब शुरुआत करते हैं हिंदी। और हिंदी में देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक। और व्याकरण में देखिएगा, जैसे मान लीजिए सामान्य हिंदी जो प्रश्न आ रहा है इस समय, मान लीजिए जैसे हिंदी पढ़ना है, हिंदी, और हिंदी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रश्न आता कहाँ से है। ये देखेंगे कि प्रश्न कहाँ से आ रहा है। तो हिंदी में देखिएगा, हिंदी को 3 भागों में हम लोग बांट कर पढ़ेंगे। हिंदी को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे हम लोग। एक सामान्य हिंदी पढ़ेंगे, सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी के बाद भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान, और भाषा विज्ञान के बाद हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। देख लीजिएगा कि कोई भी एग्जाम होगा, किसी भी एग्जाम में, तो इसमें सामान्य हिंदी का मतलब होता है व्याकरण। व्याकरण से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। और व्याकरण के साथ साथ भाषा विज्ञान, जितनी बोलियां हैं इसमें बोली, यहां से भी प्रश्न आता है, और हिंदी साहित्य से भी प्रश्न आता है। ज्यादातर से 60% इस समय एग्जाम में 60% तो सामान्य हिंदी से प्रश्न आ रहा है, और 10% भाषा विज्ञान से प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी बोली कहाँ है। फिर इसके बाद 30% हिंदी साहित्य से प्रश्न आ रहा है। तो हम लोग तीनों चीज पढ़ेंगे, सामान्य हिंदी भी पढ़ेंगे, भाषा विज्ञान भी पढ़ेंगे, और हिंदी साहित्य भी पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन हम लोग सबसे पहले सामान्य हिंदी पढ़ेंगे, इसके बाद भाषा विज्ञान, और इसके बाद हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे। आइए पहले हम लोग सामान्य हिंदी को देखते हैं कि सामान्य हिंदी क्या है। तो सामान्य हिंदी में सबसे पहले हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण, व्याकरण पढ़ने से पहले हम लोग इसकी परिभाषा जानेंगे कि व्याकरण क्या चीज है, इसकी परिभाषा क्या है। तो व्याकरण की परिभाषा यह है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, समझ में आ जाए, यही क्या है, व्याकरण है। और व्याकरण का निर्माण कैसे हुआ है? तो व्याकरण का निर्माण देखिए, वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्यूट प्रत्यय से व्याकरण का निर्माण हुआ है। इसमें वी और आ, ये दोनों लोग उपसर्ग हैं। क्या है? उपसर्ग है। व्याकरण में वी और आ ये उपसर्ग है। इसमें क्री ये धातु है। क्री क्या है? ये धातु है। और ल्यूट क्या है? ये प्रत्यय है। ल्यूट क्या है? प्रत्यय। तो देखिएगा यहां पर व्याकरण का निर्माण
वी और आ उपसर्ग है, इसमें क्री धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। इतना जान गए आप लोग। अब आप लोगों के माइंड में यह प्रश्न भी उठता होगा कि व्याकरण सबसे पहले लिखा किसने? तो ख्याल करिएगा, व्याकरण सबसे पहले लिखने वाले विद्वान जेसुआ केटलर हैं। जेसुआ केटलर सबसे पहले व्याकरण लिखने वाले विद्वान हिंदी का जेसुआ केटलर हैं। जेसुआ केटलर महोदय ये पुर्तगाल के निवासी थे, पुर्तगाल के। ये भारत भ्रमण करने के लिए आए थे और भारत भ्रमण करने के बाद ये जब पुर्तगाल गए, अपने देश गए, तो वहां उन लोगों को भारत के विषय में बताने के लिए एक पुस्तक लिखे, हिंदुस्तानी ग्रामर नामक हिंदुस्तानी ग्रामर नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखा। तो अगर पूछेगा कि हिंदी का व्याकरण सबसे पहले किसने लिखा, तो जेसुआ केटलर महोदय ने हिंदी का व्याकरण सबसे पहले लिखे थे। और इसके बाद हम लोग व्याकरण में पहला टॉपिक पढ़ेंगे वर्णमाला। तो आइए देखते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला 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 पढ़ने से पहले हम लोग जान जाएंगे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है, तो वर्ण को देखेंगे तो वर्ण की परिभाषा है कि जिस ध्वनि का खंड न हो सके, खंड न हो सके, जिस ध्वनि का खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं ना। जिस ध्वनि का खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। मान लीजिए हम क लिखते हैं, ये क है, इसका खंड हो सकता है, इसमें क प्लस अ से, क जो है व्यंजन है और अ जो है ये स्वर है, इनसे मिलाकर के क का निर्माण हुआ है। अब जो वर्ण है ये क, अब इसका खंड नहीं हो सकता। अब ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है, लेकिन ये वर्ण नहीं है, ठीक ना। यहां ये भी वर्ण हो गया, ये भी वर्ण हो गया। मान लीजिए नमक हो गया, नमक जब हम अलग करेंगे तो न, फिर अ है, प्लस म, प्लस अ, फिर क, प्लस अ। न में से भी हमने स्वर निकाला, म में से भी हमने स्वर निकाल दिया, फिर यहां क से स्वर निकाल दिया। अब ये वर्ण हो गए, ये भी एक वर्ण हो गए, ये भी 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 वर्ण हो गए। अब इनका खंड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इतना जान गए ना। अब वर्णमाला में देखिएगा, पहले वर्ण को देखेंगे कि भाषा की जो वर्ण है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है। फिर प्रश्न बनता है कि भाषा की
भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? इकाई क्या है? यहां पर देखिएगा, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? भाषा की व्याकरणिक सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? फिर भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली लघुत्तम इकाई क्या है? ठीक, ये सब प्रश्न है, ये सब प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में आया प्रश्न सब है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होता है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होता है। और भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है? देखिएगा यहां स प्लस अर्थ है। ये जो सार्थक है, जब इसका खंड करेंगे, सार्थक का खंड करेंगे, सार्थक का, तो यहां से स प्लस अर्थ। ठीक, तो यहां पर स का अर्थ होता है सहित, सहित होता है। तो अर्थ सहित, यानी कोई शब्द रहेगा उसी का कोई न कोई अर्थ निकलता है, किसी भी वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है? तो शब्द होता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होता है। और भाषा की व्याकरणिक सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है? पद होता है। पद। अब आपके मन में यह भी चल रहा होगा कि नहीं, पद क्या होता है? तो ख्याल करेगा, जब कोई शब्द रहता है, जैसे राम, ये राम एक शब्द है, ये जो राम है एक शब्द है, लेकिन इसमें हम कारक चिन्ह लगा देते हैं तो पद हो जाता है। जैसे राम ने, राम ने, अब एक पद हो गया। ठीक है ना? जब कारक चिन्ह से युक्त कर देंगे तो वो क्या हो जाता है? पद। तो भाषा की व्याकरणिक सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है? पद होता है। ठीक। और भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली लघुत्तम इकाई क्या होता है? तो भाषा की पूरा अर्थ प्रदान करने वाली लघुत्तम इकाई एक वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य। ठीक। पूरा अर्थ एक वाक्य ही देगा। कई वर्ण मिलकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं, कई वर्ण मिलेंगे तो एक शब्द का निर्माण करेंगे, कई वर्ण मिलेंगे तो एक शब्द का निर्माण करेंगे, और कई शब्द मिलेंगे तो एक वाक्य का निर्माण करेंगे। ठीक है ना? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो वर्ण होता है। और भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होता है। और भाषा की व्याकरणिक सार्थक लघुत्तम इकाई पद होता है। और भाषा की पूर्ण अर्थ मतलब पूरा अर्थ प्रदान करने वाली लघुत्तम इकाई क्या होता है? तो वाक्य होता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि ये वर्ण पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? वर्ण। अब देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि वर्ण क्या होता है। तो जिस ध्वनि का खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। अभी पढ़े आप लोग।
वर्ण के भेद कितने होते हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया है। अभी वर्ण के भेद यूपी ट्रिपल एस वीडियो में भी यह प्रश्न आ चुका है कि नहीं वर्ण के कितने भेद हैं। तो वर्ण के जो है दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो। एक स्वर होता है, स्वर, और एक व्यंजन। वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर और एक व्यंजन, यही दो भेद हैं। अब प्रश्न उठता है कि स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर को देखिएगा कि जो वर्ण स्वतंत्र उच्चारित हो, जो वर्ण स्वतंत्र उच्चारित हो उसे स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र उच्चारित हो उसे स्वर कहते हैं, किसी का सहारा नहीं लेते। जो वर्ण स्वतंत्र उच्चारित होते हैं उसे स्वर कहते हैं। अब देखते हैं व्यंजन। देखिएगा व्यंजन जो है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित हों उसे हम व्यंजन करते हैं। यानी व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोला जाता है। यह भी प्रश्न आ चुका है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उससे क्या कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं। और जो वर्ण स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, किसी का सहारा नहीं लेते, उसे स्वर कहते हैं। अब हम लोग स्वर को देखेंगे। कि स्वर के सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर की संख्या कितनी होती है। स्वर की संख्या कितनी है? फिर इसके बाद स्वर की मात्रा के आधार पर संख्या कितनी है। जो स्वर है मात्रा के आधार पर इनकी संख्या कितनी है, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर संख्या इनकी। मात्रा के आधार पर इनकी संख्या को देखेंगे। फिर स्वर के भेद पर बात करेंगे हम लोग कि स्वर के भेद कितने हैं। इस पर बात करेंगे हम लोग कि स्वर के भेद कितने हैं। फिर व्यंजन में भी हम लोग 3 भाग में बांट कर देखेंगे। व्यंजन, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूल संख्या कितनी है। व्यंजन की बात ही हो रही है कि मूल संख्या कितनी है व्यंजन की। फिर कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है। फिर इसके बाद भेद कितने हैं, व्यंजन के भेद कितने हैं, कितने भेद हैं, भेद पर हम लोग बात करेंगे। अब देखेंगे कि स्वर की संख्या कितनी होती है। तो स्वर की संख्या जो है 11 होती है। अब मात्रा के आधार पर संख्या कितनी होती है, तो मात्रा के आधार पर देखेंगे, मात्रा के आधार पर संख्या जो है 10 होती है। और स्वर के भेद कितने हैं, तो स्वर के भेद जो है 3 है। और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मूल व्यंजनों की संख्या जो है 33 है। और कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या जो है
39 39 है। और व्यंजन के भेद कितने हैं? तो व्यंजन के भेद जो है 3 है। व्यंजन के भेद कितने हैं? 3 है। अगर कुल संख्या पूछे तो 39। बहुत सारी किताबों में 41 भी दिया है, लेकिन वहां वो गलत है, भ्रम पैदा कर दिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल संख्या कितनी है व्यंजन की, तो 39। मूल संख्या कितनी है? तो 33। और स्वर की संख्या कितनी है? तो 11। मात्रा के आधार पर संख्या कितनी है? 10। भेद कितने हैं? तो 3। और कौन कौन है ये हम देखेंगे, तो अगले पेज पर देखते हैं। स्पेस कम है। आइए, वर्ण की बात कर रहे थे हम लोग। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया था, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर के हम लोग 3 भेद किए थे। स्वर की संख्या से हम लोग बात कर रहे थे, और इसके बाद मात्रा के आधार पर संख्या कितनी है, मात्रा के आधार पर संख्या हम लोग बात किए थे। फिर इसके बाद भेद पर बात किए थे हम लोग, भेद कितने हैं। व्यंजन में भी हम लोग मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है ये बात किए थे। मूल संख्या कितनी है व्यंजन की, और कुल संख्या कितनी है इस पर बात किए थे। फिर इसके बाद भेद कितने हैं इस पर बात किए थे। ठीक है। तो संख्या कितनी थी? 11 थी। स्वर की संख्या 11 थी। मात्रा के आधार पर 10 था। भेद कितने थे? 3 भेद थे। मूल संख्या कितनी थी व्यंजन की? तो 33 थी। और कुल संख्या 39 था। और भेद कितने थे? तो 3 थे। आइए देखते हैं कि जो स्वर हैं 11 कौन कौन स्वर हैं। तो 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ई, ऐ, उ, औ। यही जो है स्वर की संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही स्वरों की संख्या कितनी है? तो यही 11 है। मात्रा के आधार पर संख्या कितनी है? तो 10 है। उसको भी देखते हैं 10 कैसे है। अ की देखिएगा, अ की कोई मात्रा होती है क्या? अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये आ है, ये आ की मात्रा है। ये ई की मात्रा है। ये दीर्घ ई की मात्रा है। ये छुटाव की मात्रा है, ह्रस्व ऊ है। ये दीर्घ ऊ है। ये री है। ये री है। ये ए है। और ये आय है। ये ओ है। और ये औ है। तो देखिएगा मात्रा के आधार पर जो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 है। मात्रा के आधार पर अगर पूछे स्वर की संख्या कितनी है तो 10, यही मात्रा है उनकी संख्या। भेद पर बात करें तो 3 है, यही 3 है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर,
यह भी परीक्षा का प्रश्न है, बार बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, एसआई में भी पूछा गया है, फिर इसके बाद वीडियो में पूछा गया है कि भेद कितने, स्वर के कितने भेद हैं। तो स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो व्यंजन की संख्या है, मूल संख्या, व्यंजन की मूल संख्या 33 है। अगर प्रश्न करे आपसे कि व्यंजन की जो मूल संख्या है कितनी है, तो 33 कौन कौन है ये देखेंगे। तो स्पर्श की संख्या कितनी है, 25। फिर इसके बाद अंतस्थ की संख्या कितनी है, 4। फिर ऊष्म की संख्या कितनी है, तो 4। 25, 4, 29, 4, 33, यही 33 है। मूल संख्या यही है, स्पर्श 25, अंतस्थ 4 और ऊष्म 4। कुल संख्या पूछे तो 39 है। स्पर्श 25 देखेगा, इसी जगह देख लीजिएगा, यही स्पर्श 25, इसी स्पर्श की बात कर रहे हैं। अंतस्थ 4, ऊष्म 4, फिर इसके बाद संयुक्त व्यंजन 4, फिर इसके बाद द्विगुण व्यंजन 2, 25, 4, 29, 4, 33, 33, 4, 37 और 37, 2, 39, यही 39 है। अगर आपसे पूछे कि कुल संख्या कितनी है, तो 39 है। और भेद पूछे तो भेद जो है 3 है। कौन कौन, स्पर्श, स्पर्श के बाद अंतस्थ, अंतस्थ के बाद ऊष्म। नंबर 1 स्पर्श, नंबर 2 अंतस्थ और नंबर 3 ऊष्म, यही भेद है। व्यंजन के भेद 3 हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अगर आपसे व्यंजन के भेद पर बात करें तो 3 है। एक चीज ख्याल करिएगा, यहां जो है, जो भेद है, व्यंजन के भी 3 भेद है, 3 भेद है, यही 3 है। एक चीज कॉमन मिला कि व्यंजन के भी 3 भेद है और स्वर के भी 3 भेद हैं। देखिएगा, व्यंजन, स्वर के भी 3 भेद हैं, यही व्यंजन के भी 3 भेद हैं, ये कॉमन मिला हमें। स्वर के 3 भेद तो व्यंजन के भी 3 भेद। स्वर की संख्या से बात करें तो ख्याल करेगा, स्वर की संख्या 11 होता है। मात्रा के आधार पर संख्या कितनी है, तो 3 है मात्रा के आधार पर संख्या। स्वर के भेद पूछे तो 3 है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। व्यंजन में मूल संख्या से बात करें तो मूल संख्या 33 है। स्पर्श 25, दूसरे नंबर पर अंतस्थ 4 और तीसरे नंबर पर ऊष्म 4, कुल मिलाकर के 33 यही है। कुल संख्या पूछे तो 39 है। 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त और 2 द्विगुण व्यंजन, कुल मिलाकर के 39 संख्या इनकी भी। और भेद पूछे तो 3 स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। परीक्षा का प्रश्न था कि वर्ण के कितने भेद हैं, तो वर्ण के 2 भेद हैं, यही 2 भेद थे। लेकिन एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि के कितने भेद हैं। प्रश्न आया था कि ध्वनि के कितने भेद हैं, वीडियो में प्रश्न आया था, ध्वनि के कितने भेद हैं।
और ऑप्शन में दिया था 2 4 6 8। ऑप्शन ए 2 दिया था, ऑप्शन बी 4 दिया था, ऑप्शन सी 6 दिया था, ऑप्शन डी 8 दिया था। तो जिस तरह वर्ण के 2 भेद हैं, ध्वनि के देखिएगा, जब पहले के ऋषि मुनि जब शिक्षा दिया करते थे तो ध्वनि के माध्यम से, आवाज के माध्यम से शिक्षा दिया करते थे। आज लिखने के लिए कॉपी हो गया, कलम हो गया, लेकिन पहले जब शिक्षा दिया करते थे तो ध्वनि के माध्यम से शिक्षा दिया करते थे लोग। पहले के चाहे आचार्य हो, चाहे गुरु हो, चाहे देवी देवता हो, आवाज के माध्यम से ही शिक्षा दिया करते थे। और आवाज के माध्यम से नामकरण भी होता था। अगर मान लीजिए चम्मच ले लिया हमने, चम्मच को गिरा दिया, छनछना गया तो छन्नू नाम रखते थे, और इसी चम्मच को गिरा दिया, गनगना गया तो गुरऊ नाम रखते थे। तो पहले जो है ध्वनि के माध्यम से, आवाज के माध्यम से नामकरण किया जाता था। और उसी ध्वनि को जब हम लिख दिए, उसी ध्वनि को जब हम लिखित रूप दे दिए, वही क्या हो गया? वर्ण हो गया। उसी ध्वनि को जब हम लिख दिए, वही वर्ण हो गया। तो वर्ण के 2 भेद, एक स्वर और एक व्यंजन। तो ध्वनि के भी 2 भेद, ध्वनि के भी 2 भेद, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है ना? इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग चलेंगे वर्णमाला पे। वर्णमाला, वर्णमाला वर्ण का ज्ञान हम लोगों को हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। पहला टॉपिक यही रहेगा हम लोगों का, वर्णमाला। अब वर्णमाला में देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है। वर्णमाला की परिभाषा, तो वर्णमाला की परिभाषा होती है वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित क्रम, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। पहली परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिएगा दोनों परीक्षा में आ चुका है। या तो पूछेगा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला। बात वही है। ये व्यवस्थित क्रम क्या है, व्यवस्थित समूह क्या है, आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि ये व्यवस्थित क्रम क्या है, ये व्यवस्थित समूह क्या है, उसको भी समझ लीजिए। देखिएगा, ये मान लीजिए हम वर्णमाला लिख रहे हैं, ये वर्ण लिख रहे हैं, एक समूह हमने बना दिया इनका वर्णों का। देखिएगा जो वर्णमाला है 2 शब्द खंड से बना है, वर्ण प्लस माला, वर्ण प्लस माला, यानी वर्णों की क्या होता है, माला होता है। यहां पर देखेंगे वर्ण प्लस माला से वर्णमाला बना है, यहां वर्ण की एक माला होगा। और देखिए एक माला में एक समूह में इनको हमने रख दिया, एकदम व्यवस्थित क्रम में हमने रखा इनको, एकदम क्रम से, क के बाद ख, ख के बाद ग, ऐसे एकदम क्रम से रहेंगे।
अगर क के बाद ज्ञान लिख देंगे तो इनका क्रम बिगड़ जाता है, एक क्रम में नहीं होंगे और पढ़ने में भी असमर्थ रहेंगे आप लोग। तो एकदम क्रम में लिखा जाता है इनको, और वर्णों के व्यवस्थित क्रम यही है, एकदम क्रम से लिखेंगे। और व्यवस्थित समूह का मतलब इनको एकदम व्यवस्थित, एकदम समूह में रख दिया हमने। तो यही है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है ना। मोतियों की भी माला होती है, मोतियों की भी माला होती है, मोतियों की माला। तो मोतियों की जब माला होती है, देखिएगा, मोतियों की माला, मोतियों की माला। जिस तरह वर्ण की माला होती है उसी तरह मोतियों की भी माला होती है। ये मोती का माला समझ लीजिए है, ये मोतियों का माला है। इनको भी क्रम में रखा जाता है। पहले देखिएगा लाल रहेगा, क्रम से रहेगा, फिर बड़ा वाला सफेद कुछ रहेगा, फिर उसके बाद दूसरा कोई कलर होता है, फिर इसके बाद सफेद कलर होता है, फिर इसके बाद दूसरा कोई कलर रहेगा। मतलब इनका भी एक क्रम होता है। और ये भी एकदम जो गूंथे गए हैं छोटे छोटे माला, ये भी एकदम क्रम से गूंथे गए हैं और इनका भी एक समूह होता है। तो ये मोतियों की माला हो गया। उसी तरह वर्णों का भी एक समूह होता है और क्रम में लिखा जाता है। जैसे वर्णों के व्यवस्थित क्रम, तो एकदम इनको हम क्रम में रखे हैं, एकदम व्यवस्थित क्रम में रखे हैं, इसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। और व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को एकदम समूह में रखा है हमने, एक जगह कलेक्ट करके, इसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि वर्णमाला में पढ़ना क्या है, हमें किस आधार पर पढ़ेंगे। तो वर्णमाला में हम लोग इसको दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे वर्णमाला को। पहले हम लोग स्वर पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। पहले स्वर पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे। और स्वर में हम लोग जो है, सबसे पहले हम लोग स्वर में उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर क्या है। फिर इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर हम लोग मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। फिर इसके बाद जीभ प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। जीभ प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ओष्ठ के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग, ओष्ठ के आधार पर। फिर ओष्ठ के आधार पर पढ़ने के बाद हम लोग मुख या विवर के आधार पर पढ़ेंगे। मुख या विवर के आधार पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, इतने आधार पर हम लोग स्वर को पढ़ेंगे। और व्यंजन में जो है, पहले हम व्यंजन जो है सामान्य आधार पर पढ़ेंगे। सामान्य आधार पर,
सामान्य आधार पर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्रयत्न के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग। प्रयत्न के आधार पर पढ़ेंगे व्यंजन को। इसके बाद हम लोग घोष के आधार पर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्राण के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग। प्राण के आधार पर पढ़ने के बाद हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन को देखेंगे और फिर जो बचा खुचा रहेगा अन्य में पढ़ेंगे हम लोग। किसमें? अन्य में पढ़ेंगे। तो इतने आधार पर हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। जो वर्णमाला है पूरा 2 भाग में पढ़ करके पहले स्वर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। तो स्वर जो है हम लोग देखेंगे नंबर 1 पर उत्पत्ति के आधार पर स्वर क्या है, कितने भेद है। फिर मात्रा के आधार पर क्या है, कितने भेद है। फिर जीभ के आधार पर क्या है, कितने भेद है। फिर नंबर 4 ओष्ठ के आधार पर देखेंगे कि स्वर क्या है और कितने भेद है। फिर मुख विवर के आधार पर देखेंगे कि क्या है, कितने भेद है। फिर उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग देखेंगे कि स्वर कहां से उच्चारित होते हैं। उसी तरह व्यंजन में भी सबसे पहले हम सामान्य आधार पर देखेंगे, फिर प्रयत्न के आधार पर देखेंगे, फिर घोष के आधार पर देखेंगे, फिर प्राण के आधार पर देखेंगे, फिर उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे। फिर इसके बाद जो बचा खुचा रहेगा वो हम अन्य में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। वर्णमाला अगला जब वीडियो आएगा उसमें उत्पत्ति के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।